नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आपका। जब से प्रियंका गांधी की राजनीति में आने का ऐलान हुआ, देश की सियासत में मानिए खलबली सी मची हुई है। जितने नेता उतने बयान। लेकिन आज कुरुक्षेत्र में हम बात इन बयानों की नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी की चुनौतियों की बात करेंगे। आखिर प्रियंका ने अपने लिए उत्तर प्रदेश की सबसे मुश्किल जंग को क्यों चुना? क्या प्रियंका गांधी में वाकई वो करिश्मा है जो मोदी और योगी को उन्हीं के गढ़ में टक्कर दे सके? आखिर यूपी में मरणासन हो चुकी कांग्रेस को प्रियंका कैसे दोबारा जिंदा करेंगी? प्रियंका इन 40 सीटों के चक्रव्यूह में फंसेंगी या फंसाएंगी? प्रियंका दीदी हमें बनारस से चुनाव लड़े। प्रियंका जी सांसद 19 का चुनाव बनारस से लड़े। कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस न देखें। क्या प्रियंका को कमान सौंपकर कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देख रही है? क्या प्रियंका को पूर्वांचल देकर कांग्रेस को किसी करिश्मे की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ध्वस्त हो। अगर वाकई में प्रियंका गांधी कांग्रेस का तुरुप का पत्ता है, तो इतने वक्त तक पर्दे के पीछे क्यों थी? तो फिर इतनी देर काय को करी? या फिर प्रियंका फंस गई हैं, 40 सीटों के चक्रव्यूह में घिर गई हैं? कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस न देखें। अगर इतने ही आसान होता प्रियंका जी को बनाने से पूरी की पूरा उत्तर प्रदेश ही एक तरफा हो जाएगा, तो फिर इतनी देर काय को करी? कि 2014 में कांग्रेस रायबरेली और अमेठी से लोकसभा सीट जीत गई थी। माँ बेटे दोनों जीत करके वहां से आए थे। लेकिन 2019 में अमेठी में भी और रायबरेली में भी भाजपा का कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल खिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दावा है कि मेरी बहन बहुत सक्षम है, मेरी बहन बहुत कर्मठ है, मेरी बहन बहुत अच्छा काम करेगी, हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। बीजेपी घबरा गई है। आज रायबरेली की जनता से राहुल गांधी ने कहा कि पद संभालते ही प्रियंका को आपके दर्शन का आदेश दे दिया है। गली गली में शोर है चौकीदार। मेरे प्रियंका ने कहा है कि जैसे ही वो जनरल सेक्रेटरी बनेगी, उसको आपके पास यहां आकर आपके दर्शन करने। धन्यवाद। लेकिन हम आपको बताते हैं प्रियंका गांधी के लिए पूर्वांचल में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 21 सीटों में से बसपा के खाते में 8, सपा के खाते में 7 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें गईं। तब कांग्रेस को 18.2% वोट मिले थे। कांग्रेस के साथ एक और बड़ी बात यह रही कि उसे किसी एक धर्म, जाति या ग्रुप ने पसंद नहीं किया, बल्कि सभी वर्गों ने थोड़ा थोड़ा वोट दिया। आंकड़ों की माने तो 2009 में ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी को 31% वोट दिया था। लेकिन 2014 आते आते मोदी की लहर में कांग्रेस के खाते में आई सिर्फ 2 सीटें, वो भी पुश्तैनी सीटें, अमेठी और रायबरेली, और वोट शेयर खिसक कर सिर्फ 7.5% रह गया। और बात अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो कांग्रेस की और भी दुर्दशा हो गई। वोट परसेंटेज सिर्फ 6.3% रह गया। कांग्रेस ने रायबरेली संसदीय सीट की 5 में से 2 विधानसभा सीटें जीती और अमेठी की सभी 5 सीटें हार गईं। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर आज पहला विवाद हुआ लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन के बयान से। वो भी आपको सुनाएंगे और साथ ही स्वामी रामदेव क्या राय रखते हैं प्रियंका पर, यह भी देखिए। राहुल जी ने एक प्रकार से ये एक्सेप्ट किया कि राजनीति करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। ये उनकी समझ में आ गया। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात कि ये समझ आ गई उनमें कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और इसलिए उन्होंने प्रियंका जी को मदद के लिए लिया। मुझे तो ऐसा लगता है रायबरेली से लड़ेंगी, ऐसा मुझे प्रारंभिक तौर पर दिख रहा है। मैं वैसे कोई राजनीतिक ज्योतिषी तो है नहीं। तो कुरुक्षेत्र में देखते हैं आज के सवाल। फंसेंगी या फंसाएंगी प्रियंका गांधी? यूपी में आखिर कैसे जादू चलाएंगी? 40 सीटों के चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगी आखिर प्रियंका? यूपी में प्रियंका गांधी की आखिर कितनी आंधी है?
राहुल का आखिरी अस्त्र कहीं पस्त तो नहीं हो जाएगा? और प्रियंका की एंट्री से आखिर डर कौन रहा है? भाई बहन की जोड़ी किस पर भारी पड़ने वाली है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगा आज का कुरुक्षेत्र। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत। आइए सीधे चलते हैं मेहमानों के पास, शुरू करते हैं आज का कुरुक्षेत्र। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर, शरद बनी त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुनील साजन जी समाजवादी पार्टी से, अशोक वानखेड़े, हर्षवर्धन त्रिपाठी, दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में। सबका स्वागत करते हुए अखिलेश जी, सवाल यह है कि प्रियंका जी के सर कहीं राहुल जी ने कांटों का ताज तो नहीं बैठा दिया? वो 40 सीटें जहां पर आपको सिफर मिला 2014 में, वहां पर भेजा, इतनी कठिन चुनौती दी उनको? हाँ, तो महायोद्धाओं को तो कठिन चुनौती स्वीकारनी होती है ना, और उसी को विजय प्राप्त करते हैं। और प्रियंका गांधी तो महायोद्धा हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक ही मीटिंग में रायबरेली में अरुण नेहरू जी और एक ही मीटिंग में सुषमा स्वराज जी बेल्लारी में क्या हालात हुए थे और किस प्रकार से बीजेपी पे वज्रपात हुआ है। प्रियंका जी के सिर्फ नाम की घोषणा देते ही आदरणीय मोदी जी से लगाए। अभी मैं सुन रहा था आदरणीय स्पीकर महोदया का, जो सदन की सबकी स्पीकर हैं, उनके किस तरह से बयान आ रहे हैं। सब लोग आपा खो चुके हैं अपना, बीजेपी के लोग मान चुके हैं, घर बैठ चुके हैं कि अब तो कुछ होना नहीं है। बाकी सारे लोगों ने स्वागत किया कि प्रियंका जी राजनीति में, स्वागत है उनका पार्टी का, लेकिन कितना बौखलाए क्यों है बीजेपी के लोग? क्यों आपा खोए पड़े हैं? समझ में आ रहा है कि वज्रपात हुआ उनकी उम्मीदों पे। 50 वर्ष का जो सपना बोलते थे कि 50 वर्षों तक हम सत्ता में रहने के लिए आए हैं, 50 वर्ष तक हुकूमत करेंगे, अब अगले 50 दिन तक ही रहना है उनको, यह उनको आभास हो चुका है। तो इस तरह की बातें बोल रहे हैं अखिलेश जी। अभी तो प्रियंका जी ने राजनीति में कदम रखा है, अभी तो उन्होंने एक रैली नहीं की, एक सभा नहीं की, आप उनको इतना क्रेडिट दे रहे हैं, इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगी वो राजनीतिक दृष्टि से? तो क्यों परेशान है? फिर क्यों परेशान है? क्यों बीजेपी के लोग परेशान है? मोदी जी क्यों परेशान है? क्यों परेशान है स्पीकर महोदया? क्यों बीजेपी का हर कोई परेशान है? जवाब लेता हूं, शरद बताइए। और हर कोई प्रियंका जी से कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, केंद्रीय मंत्री से लेकर के प्रवक्ता सब तो बोल रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, देखिए, प्रियंका जी को कांग्रेस की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में लाया गया, ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन जब सौरभ जी सवाल पूछेंगे तो हम तो जवाब देंगे। हम तो बस एक बात कहते हैं कि अखिलेश जी की भाषा देखिए कितनी अच्छी है। ये कह रहे हैं प्रियंका जी महान योद्धा है। चलिए, इन्होंने मान लिया कि राहुल गांधी जी कमजोर योद्धा है। मैसेज तो वैसे भी पूरे देश में गया, और कांग्रेस पार्टी ने यह मान लिया कि राहुल गांधी जी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, इसीलिए प्रियंका जी को लाना पड़ा। पहली बात। दूसरी बात, जो बात बार बार देश के लोग कहते थे, बार बार ये बात कही जाती थी कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, वो बात आज पुनः साबित हुई। राहुल गांधी जी सोनिया जी के बाद आए, अब उसके बाद प्रियंका गांधी जी भी आ गई। और सौरभ जी, आप कहते हैं कि ये आखिरी अस्त्र है, आखिरी चमत्कार है। हम तो मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी एक और चमत्कार बचे हैं, मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा। उनको भी रॉबर्ट गांधी बनाइए, उनको भी लाइए, सारे चमत्कार एक साथ लेकर आइए। और इस देश की और प्रदेश की जनता देख चुकी है। ये मीडिया के लिए पहली बार हो सकता है कि प्रियंका जी मीडिया के लिए पहली बार राजनीति में आ रही हैं, लेकिन हम लोगों ने तो उनको देखा है। 2009 के चुनाव में भी देखा, 2014 के चुनाव में भी देखा, और 2017 के चुनाव में भी उन्होंने जहां प्रचार किया, सारी की सारी 10 में केवल 2 सीटें कांग्रेस जीती थी, रायबरेली और अमेठी से। 8 सीटें कांग्रेस को हारनी पड़ी थी। तो प्रियंका जी हो सकता है कि मीडिया के लिए नया विषय हो, कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय हो। आपका विश्लेषण ठीक हो सकता है शलभ जी, लेकिन जो व्यक्ति अब तक केवल 2 सीटों पर काम करता था, केवल 2 सीटों पर प्रचार करता था, अब अगर वो पूरे राज्य में घूमेंगी, पूरे राज्य में सभाएं और रैलियां करेंगे, हो सकता है यूपी के बाहर भी करें। असल इम्तिहान तो अब माना जाएगा ना। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि आखिरी अस्त्र है राहुल गांधी का, उसको उन्होंने चला दिया है। अब अगर ये कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद क्या करेंगे राहुल गांधी, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन पहले जरा आप, क्योंकि आप हमारे पैनल में आज अच्छी बात क्या है, प्रियंका गांधी को जिन 40 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, वो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का, सभी लोग उस हिस्से को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप सारे लोग हमारे जितने मेहमान हैं। तो सुनील साजन साहब, ये 40 सीटें जहां आपको भी एक ही मिली थी 2014 में, कांग्रेस को 0, बाकी सब बीजेपी के खाते में गई थी। प्रियंका गांधी के आने के बाद यहां का गणित क्या रहेगा? नहीं, देखिए, प्रियंका जी कांग्रेस की राजनीति में आए, माननीय राहुल गांधी जी ने उनको संगठन में जिम्मेदारी दी है, उत्तर प्रदेश के आधे हिस्से का उनको प्रभारी बनाया है। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। ये पार्टियां प्रभारी किसको बनाएंगी, किसको हटाएंगी। हाँ, एक चीज देश बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आएंगी।
मैं ये मानता हूं कि प्रियंका गांधी के रूप में कांग्रेस को एक बड़ा नेता मिल गया है, एक स्टार प्रचारक मिल गया है, लेकिन प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की राजनीति में आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो सबकी सब सीटें जीत जाएंगे। कांग्रेस क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन सपा बसपा और हमारे नेता ने कहा राष्ट्रीय लोकदल भी उसमें शामिल है, तो मुझको लगता है कि कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी, लेकिन कांग्रेस कुछ नया चमत्कार करेगी। चमत्कार तो बीजेपी करेगी कि वो जीरो पे आ जाएगी। ये सही है कि बीजेपी जीरो पे आएगी, देश को भी चमत्कार लगेगा, हमको तो नहीं लगेगा, हमको तो महसूस है, लेकिन मीडिया को भी चमत्कार लगेगा कि बीजेपी का सुपड़ा। चलिए सर, अब ये तो भविष्य में देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपने जो पहली बात कही, आपकी बात हूबहू यही बातें कही आज शिवराज सिंह चौहान ने। अशोक जी और हर्षवर्धन जी, आप लोग चर्चा में जब चाहें आप लोग आ सकते हैं, लेकिन ये सवाल मेरा अखिलेश जी से, जो बात सुनील साजन आपके बगल में बैठ के कह रहे हैं, अखिलेश जी आज शिवराज सिंह चौहान ने कही भोपाल में, उन्होंने कहा मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी। अरे प्रियंका जी में अगर इतना दमखम है कि वो आते ही चुनाव पलट कर रख देंगे यूपी का, तो पहले क्यों नहीं ले आए? देखिए, बताने का आवश्यकता नहीं है, घबराहट बताती है कि आप क्या हैं, उससे अधिक कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आज ये कहते हैं कि परिवारवाद है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जंग आजादी में मोतीलाल नेहरू जेल में थे, उनकी बीवी जेल में थी, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, उनकी पत्नी जेल में थी, ये सारे, उनकी बहन जेल में थी, ये पूरा परिवार जेल में था। ये परिवार और एक संघ परिवार है, वो अंग्रेजों के गोद में था, जंग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के लिए गवाहियां दे रहा था, फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ काम कर रहा था तब। और आज जो परिवार है ये चुन के आता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। बहुत बीजेपी में हम नहीं जाते हैं कि किसके बच्चे क्या, हम उस पर आपत्तियां नहीं करते क्योंकि वो चुन के आते हैं जी, अपने गिरबान में नहीं देखते हैं। लेकिन अगर जिस परिवार पे आप उंगली उठा रहे हैं, 15 वर्षों तक उन्हीं की बदौलत दिल्ली में सत्ता थी और सोनिया गांधी ने अपना प्रधानमंत्री का पद दूसरे को सौंपा था, और ये आदरणीय मोदी जी हैं कसमें खाते थे अडवाणी जी के लिए, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या कसमें खाते थे, आपके ही चैनल पे आपकी अदालत में कसमें बहुत खाए थे। अब क्या हाल बना रखा है इस कलयुग में, छोटे से पद के लिए भाई भाई में क्या क्या हो जाता है। सोनिया जी ने उस प्रधानमंत्री का पद दूसरे को सौंप दिया था। ठीक है, तो वो त्याग तपस्वी बलिदानियों का परिवार है, जनता उन्हें चुनती है। चलिए, आज परिवारवाद की बात नहीं है, बातें हम कल कर चुके हैं। अब मैं आपको सीधे सीधे, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा पूर्वांचल की राजनीति पर लाना चाहता हूँ अखिलेश जी आपको। शलभ जी आपके पास भी आ रहा हूँ। देखिए हर्षवर्धन जी, जो 40 सीटें प्रियंका गांधी को जिम्मा जिनका दिया गया है, यहाँ की वस्तुस्थिति ये है कि इन 40 में से 2014 में कांग्रेस पार्टी 23 सीटों पर नंबर 4 पर थी, 8 सीटों पर नंबर 5 पर थी, 2 सीटों पर नंबर 6 पर आई थी, केवल 2 सीटें जीती थी और नंबर 2 की हैसियत में केवल 3 सीटों पर रह पाई थी। वहां से उठा करके लाना है प्रियंका गांधी को, अपनी पार्टी को इन 40 सीटों में, कैसे करेंगे? नहीं, मुझे लगता है चूंकि अवध से लेकर पूर्वांचल का मसला है, लखनऊ से आगे से शुरू करेंगे तो पूरा अवध से लेकर पूर्वांचल तक का मसला है। और इस वक्त जो सीजन है, तो सर्दियां खत्म होने जा रही हैं, तो अब आम पे बौर लगना शुरू हो गया है, तो आम बौराने की स्थिति में है। और वो बौर लगेगा तो आम, हम लोग की अवधि में कहावत है, जब आम तोड़ते हैं तो या तो ईंट पत्थर से तोड़ेंगे या डंडे से तोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि आई आम या जाई लबेदा, मतलब डंडा जो होता है अवधि में, तो वो लबेदा कहते हैं कि आई आम या जाई लबेदा। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए वही लबेदा हैं। अब 2 स्थिति है, एक तो ये है कि आम टूट सकता है, लेकिन एक स्थिति और होती है, कई बार डंडा ना बढ़िया पेड़ में जाके अटक जाता है, और दूसरी स्थिति ये है, तो इस स्थिति कई बार आम पे भी लग जाता है तो आम खराब हो जाता है, खराब भी हो जाता है। तो इन दोनों स्थितियों के बीच में है, और चौथे और 5वें नंबर की स्थिति की बात नहीं कर दे रहा हूं। असली स्थिति ये है कि चौथा 5वां नंबर तो एक अलग बात है। पिछले 2 दशक से कांग्रेस पे मंच के ऊपर नेता है, मंच के नीचे नेता नहीं है। तो प्रियंका जी आएंगी तो उनके साथ नेता तो बहुत दिखेंगे, इतने नेता हैं अवध और पूर्वांचल में कि उतने अभी भी भाजपा और कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, वो कहां से लेके आएंगे? चलिए ठीक है, आपका एनालिसिस क्या है? मेरा पूर्वांचल खासतौर पर, पूर्वांचल का मेरा एनालिसिस है कि कांग्रेस का डीएनए कहीं ना कहीं पूर्वांचल में है। एक होता है रूट स्टॉक,
जब बरसात होती है तो कई जगह जंगल लगाने पड़ते हैं, कई जगह जंगल उग जाते हैं, रूट स्टॉक है, और रूट स्टॉक है पूर्वांचल में कांग्रेस का। सवाल ये था कि कोई अच्छी बरसात हो जो उसको अंकुरित करे। मुझे लगता है प्रियंका के रूप में एक प्रयास किया है राहुल गांधी ने। अब ये तो समय बताएगा कितने अंकुरित होते हैं और कितना रूट स्टॉक बाहर आता है, लेकिन ये कहना कि पुराने ज़माने में कुछ नहीं था इसलिए नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का 73 सीट का रिकॉर्ड कभी उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे भी रही है। उसके बाद यदि आज 300 का टारगेट बनाने की स्थिति में है तो ये अपने देश का प्रजातंत्र है जहां ऊपर नीचे होता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पुराने आंकड़े 17 भी देखा है, इसीलिए ये बात ज्यादा है। 17 भी देखा, उसके बाद भी आज कल यदि करिश्मा हो जाए, कल तक के लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ बीजेपी की सत्ता आएगी, ठीक है, वहां सुबड़ा साफ हो गया। तो अब सीधे पूछता हूं, पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009 का 21 सीटों के साथ, उसके आसपास ही पहुंच सकती है कांग्रेस पार्टी प्रियंका की बदौलत। प्रियंका की बदौलत जो पहले थी उसके आधे भी आ जाए तो मैं बोलता हूं ये अचीवमेंट होगा प्रियंका का। 10 भी आ जाए तो 11 भी आ जाए तो नहीं, लेकिन अशोक जी मेरा सवाल सिर्फ इतना है और अखिलेश जी उसका जवाब देंगे तो जोड़ के देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि 21 नहीं 42 सीटें कांग्रेस जीते, 50 सीटें सब लोग जीते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि ये प्रियंका की बदौलत हो जाएगा क्या? जिन प्रियंका गांधी के पास पिछले 2 चुनावों से दोनों लोकसभा सीट, और सिर्फ दोनों लोकसभा सीट नहीं, 3 दिन स्वराज भवन में रुका था ये परिवार, और आप लोग भूल जा रहे हैं कि बाकायदा इसकी एक्सरसाइज पिछले 2 साल से चल रही है। ठीक है, यहां तक कि जिन्होंने पोस्टर लगाया कि प्रियंका जी को लाइए, भाई को बचा ले, उनको पार्टी से निकाल दिया कांग्रेस ने। अच्छा चलिए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम उसी ये सारे सवाल अखिलेश जी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जाएंगे उनके पास। लेकिन शलभ कुछ लोग ये भी मानते हैं और आपकी पार्टी के अंदर चिंता ये बताई जा रही है, ये है कि कांग्रेस पार्टी नुकसान दरअसल आपका करने वाली है, खासतौर पर पूर्वांचल के अंदर इनका वोट बैंक आपका वोट बैंक समान है। मेरे पास एक आंकड़ा है, ये भी 2014 का, ये आपके सबके दर्शकों के लिए मैं रख रहा हूं। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और अदर अपर कास्ट, बाकी सवर्ण वर्ग के जितने वोट थे, इसमें आपने 70% 80% तक वोट पाया था। लेकिन उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि पूरे राज्य में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी को आपके बाद सबसे बड़ा वर्ग मिला था, सबसे बड़ा वोट शेयर इस वोट बैंक का मिला है। और इस बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वो पंडित भी हो गए हैं, तो इसीलिए अब वो वोट बैंक पर आपका एक छत्र अधिकार नहीं रहेगा। सौरभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी जी ने जनेऊधारी ब्राह्मण बनने का प्रयास बहुत किया, लेकिन इस देश के लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी जी की जब पार्टी सत्ता में रही तो हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लेकर आया? कौन ये कहता रहा कि सबसे पहले संसाधनों पर हक जो है वो मुसलमानों का है? किसने कर्नल पुरोहित के साथ क्या किया, साध्वी के साथ क्या किया, मालेगांव ब्लास्ट में इन्होंने क्या किया? तो देश और प्रदेश की जनता ने मौका कांग्रेस को दिया। और हम तो कहते हैं, देखिए आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अमेठी और रायबरेली आते रहे हैं। रायबरेली और अमेठी में अगर विकास हो गया होता तो आज वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को और स्मृति ईरानी जी को जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक दौर था जब लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन जो प्रियंका गांधी जी आएंगी और नया करिश्मा लाएंगी, ये लोग अगर जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, इसका मतलब कि वो मान रहे हैं कि राहुल गांधी नाकाबिल हैं, उनमें क्षमता नहीं है, उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, और इसीलिए आज सारे कांग्रेसी जो है वो प्रियंका गांधी का राग अलाप रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा है कि प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, चाहे जितना भी कर लें, यहाँ की जनता समझ चुकी कांग्रेस ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, सांप्रदायिकता की राजनीति की है, जातिपात की राजनीति की है। आज जब बीजेपी के स्टैंड में विरोधाभास भी है, मैं आपको बताता हूं। 2019 शलभ जी, आपकी पार्टी के नेता 2 बातें कहते हैं, उसमें से एक अभी आपने कही है। आपके पार्टियों के नेता कहते हैं, पहली बात तो कि प्रियंका जी को लाकर के राहुल गांधी जी का ही करियर मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि प्रियंका जी ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगी कार्यकर्ताओं के बीच में, वो ज्यादा लोगों की पसंद बन जाएंगी। फिर साथ साथ ये शिकायत भी करते हैं कि अरे राहुल गांधी ने उनको महासचिव क्यों बनाया, उनको कोई राष्ट्रीय रोल क्यों नहीं दिया, केवल एक राज्य की आधी 40 सीटों का ही जिम्मा देकर के क्यों उनका कद छोटा कर दिया। ये दोनों ही शिकायतें, दोनों ही दर्द बीजेपी को भी है। लेकिन इसमें कितना तर्क है अखिलेश जी कि प्रियंका जी के आने से एक समकक्ष उतना ही बड़ा लीडर और खड़ा हो गया आपकी पार्टी में, चाहे वो महासचिव हो और चाहे दूसरे अध्यक्ष हो? चलिए, कम से कम बीजेपी किसी बातों पर तो ये कहती है कि प्रियंका गांधी बहुत पॉपुलर हैं, और फिर भी कहती है कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो परेशान है कि क्या कहें। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के आम और लबेदे का उदाहरण दे दूं। ये वो उदाहरण बता रहा है कि जब कोई चोरी की बगिया में आम तोड़ता है, जब कोई अपनी बगिया के आम तोड़ता है तो जावा होता है कि आम गिरे ना, एक बड़े से डंडे में बांध के नीचे जावा लगा होता है, उससे तोड़ते हैं।
तो ये इनकी आदत है चोरी की बगिया। मुझे लग रहा है ना कि लोकतंत्र में ना आपका है ना उनका है, आम तोड़ता है सबका है, सिर्फ उसके संदर्भ में जावा लगा होता है, उससे तोड़ते हैं कि आम टूट जमीन पर न गिरे, चोट न लगे, घाव न लगे। घर वाला पेड़ तो ऐसे ही टूटता है, सही कह रहे हैं, प्राइवेट वाला ऐसे ही टूटता है। चलिए, आपने अपना परिचय दिया, प्लीज मैं बीच में नहीं बोलता हूं। अच्छा बोलिए थोड़ा सा। अब आते हैं मुद्दे पे। बातें बताई जा रही हैं कि प्रियंका जी के लिए, सबके लिए। भाई आओ ना, लड़ो ना। आज आप 73 सीट पाए हैं। 2009 में 9 सीटें थी आपके पास, और आज आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये भी नहीं कह रहे हैं कि गंगा मैया ने फिर मुझे बुला लिया। एक वादे नहीं पूरे किए हैं। यही मुद्दे होंगे चुनाव में कि क्या गंगा मैया साफ हो गई, क्या काशी क्योटो बन गया, क्या स्मार्ट सिटी बन गया, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, मिलने तो छोड़ो चली गई नौकरियां करोड़ों जी, क्या दाऊद आ गया। आज तो एक बीजेपी के नेता ने, मैं 20 बार दोहरा चुका हूं, दोहराने का मनोज तिवारी हैं, तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने तो कहा कि आपने बर्बाद किया पूर्वांचल, हमने बसाया है। प्रियंका जी अब क्या किस मुंह से वोट मांगेंगी? सुनिए, वो तो उनका क्या कहना, गोरखपुर में सपा सर रहे थे, कुछ बोलते थे, वहां जाके कुछ बोलने। अब आता हूं मैं, जो अमेठी की बात की गई है, अमेठी जैसा विकसित, अमेठी को सिर्फ ये लोग बदनाम करते हैं। स्मृति ईरानी जी ने ट्रिपल आईटी बंद कराया, सिर्फ बैर किया बीजेपी ने। चलता फिरता ट्रिपल आईटी 10 साल से चल रहा था, उसको बंद कराया। अमेठी में, जो अभी बंद कराने की बात बता रहा हूं, अमेठी में मेगा फूड पार्क स्मृति ईरानी जी ने बंद करा दिया। अमेठी में हिंदुस्तान पेपर मिल करीब 12-13 हजार करोड़ का, वो बंद करा दिया। कई प्रोजेक्ट बंद करा दिए, चलिए ठीक है, रुकवा दिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, अमेठी से बदला लिया बीजेपी ने, लैंड जो था वो ऊसर था। जवाब ले लूंगा आपकी सवाल लंबा हो गया। अखिलेश जी एक मिनट कुछ कह रहे हैं। एक मेरा सिंपल सा सवाल है, अरे थोड़ा सा डिस्कशन का थोड़ा सा आउट जाएगा। कांग्रेस ने 2 जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किए, एक प्रियंका गांधी और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये क्या हुआ कि प्रियंका पे ही डिस्कशन हो रहा है? इसमें आपको आश्चर्य क्यों है? नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के तमाम नेता प्रियंका पे ही क्यों रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये माने कि वो प्रियंका से कहीं ना कहीं भयग्रस्त है, तो इसलिए प्रियंका को ही बार बार, ये किसी ने नहीं कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जनरल सेक्रेटरी 2 अपॉइंटमेंट हुए, एक ही जनरल सेक्रेटरी पे बार बार शिवराज सिंह चौहान भी बयान दे रहे, कल रविशंकर प्रसाद भी बयान दे रहे थे, कल लगातार सारे स्पोक्स पर्सन तुरंत एक्टिव हो गए। चलिए, अच्छा ठीक है, सुनील जी आपके पास आने से पहले इसका रिएक्शन बोलिए शलभ। नहीं, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। मुझे लगता है इसमें सवाल क्या तलाशना है। ज्योतिरादित्य गांधी थोड़े हैं, प्रियंका गांधी हैं, तो निश्चित तौर पे ये सवाल इसलिए भी उठता है कि अभी पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनके भतीजे नजर आए, और उस भतीजे को लेकर मीडिया ने बहुत सवाल उठाया कि वंशवाद है, परिवारवाद है, और बाद में बहन जी को आकर सफाई देनी पड़ी। आज क्या गांधी परिवार से कोई पूछ रहा है कि वंशवाद है? क्या कोई गांधी परिवार से कह रहा है परिवारवाद है? ज्योतिरादित्य की तुलना प्रियंका गांधी से करना मुझे लगता है कोई अर्थ नहीं है इसका। क्यों? परिवार की राजमाता सिंधिया, पार्टी की राजमाता, वो भी राजनीतिक परिवार है। राजमाता सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिताजी राजमाता की बेटी वसुंधरा का बेटा कुर्सी लगाएगा, वो भी, जब पद मिलने की बारी आएगी तो सोनिया जी के बाद राहुल जी को मिलेगा, प्रियंका जी को मिलेगा, रॉबर्ट वाड्रा जी को भी मिलेगा। शलभ जी, सिंधिया भी एक परिवारवादी है। दूसरी बात, वरुण गांधी बीजेपी में है, वो भी इसलिए है। आप इस बात को आप कहिए, अच्छा लगेगा। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि सिंधिया परिवारवादी है, पर हम तो ये कह रहे हैं गांधी परिवार से। नहीं, अशोक जी मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रियंका गांधी पर सवाल क्यों नहीं? परिवारवाद का विषय उठाना है तो ज्योतिरादित्य पर भी उठाया जा सकता है, लेकिन शलभ ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया वो सिंधिया है, ये गांधी है। तो गांधी है, इसलिए यहाँ पर प्रहार उनको करना है। जिस साफ बोल दिया उन्होंने। मैं फिर कहता हूं, बीजेपी के सभा मित्रों को वरुण गांधी कब बीजेपी से इसी विंग में थे? अच्छा, एक मिनट, चलिए ठीक है। सुनील सिंह जी अब ये बताइए कि ये जो आरोप लग रहे हैं बार बार कि ये आपकी और कांग्रेस की कोई नूरा कुश्ती चल रही है। राहुल गांधी जी अभी भी उन्होंने कल की अपनी प्रेस मीट में अमेठी में बोला कि कोई दुश्मनी थोड़ी है, हमें प्रेम है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं मायावती जी की, अखिलेश मेरे दोस्त हैं, तमाम बातें वो इस किस्म की कर रहे हैं। अब भी कोई अंडरस्टैंडिंग है तो खुल के जगत को बता दीजिए। नहीं, देखिए सौरभ जी, हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया, सपा बसपा, और हमारे नेता ने कहा राष्ट्रीय लोकदल भी उसमें शामिल रहेगा। मुझको लगता है जो लोग भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को, सामाजिक ताने बाने को समझते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि हमारा गठबंधन
लगभग सीटें जीतेगा। जो सीटें बचेंगी, मैं ये भी मान रहा हूं कि लोकतंत्र है, जनता को फैसला करना है, लेकिन अगर परसेंटेज देख लीजिए भाई, पिछला कांग्रेस का परसेंटेज है 7.5%। प्रियंका जी आ गई, वो 2% बढ़ जाएगा, 9.5 हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, 11.5 हो जाएगा, लेकिन आप सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने जा रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया। एक मिनट जरा यही रुकिए, आपने कहा सीटें नहीं बढ़ने वाली, यानी इस बार भी कांग्रेस पार्टी 2 की 2 सीट पर रहेगी, आपको ऐसा लगता है? नहीं बढ़ने वाली, लेकिन उसमें एक चीज को मैं पूरा कर दूं सौरभ जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना बेस वोट अब नहीं बचा पाएगी। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं जानता हूं आप बीजेपी पे ज्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस पर बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनील जी, अखिलेश जी बड़ा मन कड़ा करके सुन रहे होंगे आपकी बात को। देखे इन्हीं की पार्टी को राहुल गांधी कह रहे थे हमारे दोस्त पार्टी है, ये कह रहे हैं 2-4% वोट बढ़ जाएगा, सीट तो 2 की 2 रहेंगी। तो और ये क्या कहेंगे, और क्या अपेक्षा करते हैं? कहेंगे कि कांग्रेस जीत जाएगी और ये हार जाएंगे। तो जो यहां बैठा है अपनी पार्टी के तो यही कहेगा, लेकिन हम जानते हैं ना, इनको भी पता, सच्चाई सबको पता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। इन लोगों से 1.5 गुना 2 गुना जितने दल हैं पाएगी, और बीजेपी 0 सीटें पाएगी। आदरणीय मोदी जी बनारस हारेंगे, बनारस आप देखते रहिएगा, अगर लड़ते हैं तो, पता ना लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अब ये भी डाउट है। बनारस हारेंगे। बनारस का उपचुनाव जो अनुप्रिया पटेल जी का खाली हुआ था, वो असेंबली बाय इलेक्शन हारे थे। कैराना के बगल में जाके इतनी बड़ी रोड का उद्घाटन करके जनसभा कर रहे थे, वो कैराना हारे थे। आज मोदी जी को सब जान रहे हैं, बीजेपी के लोग जान रहे हैं कि हारने वाले हैं। इनके अलायंस भाग रहे हैं, इनके एमपी इनके खिलाफ बोल रहे हैं, इनके मिनिस्टर इनके साथ चुनाव लड़ने को मना कर रहे हैं। इनके बीजेपी 0 और आपको सपा बसपा से 1.5-2 गुना सीट आएगी कांग्रेस पार्टी को, यह दावा है अखिलेश प्रताप सिंह जी का। बोलिए जनाब। भाजपा तो 0 पाएगी। अब मैंने कहा बीजेपी 0, सपा बसपा से 1.5। अखिलेश जी को याद दिलाइए, सौरभ जी अखिलेश जी को याद दिलाइए कि पिछली बार राहुल जी को अमेठी में चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ा था, और इस बार तो सपा और बसपा के लोगों ने पहले ही समर्थन कर दिया। सपा बसपा के लोगों ने कह दिया कि इन 2 सीटों पे उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अगर इतना ही हिम्मत है कि अगर बहुत डंके की चोट पे चुनाव जीत सकते हैं तो सपा बसपा को लड़ने दीजिए ना। पिछली बार भी आपने सपा बसपा को नहीं लड़ने दिया, और तब जाकर राहुल गांधी जी कितनी मुश्किल से करीब 90,000 91,000 के आसपास वोटों से चुनाव जीत पाए थे। अगर आप में इतना ही दम है तो आप कहिए कि कांग्रेस सपा भी लड़ा है, बसपा भी लड़ा है, और राहुल गांधी को जिता के दिखा लीजिए। तो खुद तो आप अमेठी और रायबरेली हारने की स्थिति में रहते हैं, और चुनौती किसको दे रहे हैं कि जिस प्रदेश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिस प्रदेश ने दुलार दिया, स्नेह दिया, और आप देखिएगा 73 से ज्यादा सीटें मोदी जी के नेतृत्व में हम जीत कर आएंगे, और आप वो 2 सीटें भी हारने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सपा बसपा ने भले आपको समर्थन दिया है, लेकिन देश प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कि आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और आप सब भ्रष्टाचारी दल हैं। केवल इस बात का है कि किसी भी पार्टी ने अब तक प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि हम 81 सीटें जीतेंगे। मैं सौरभ जी, पिछले गुजरात चुनाव से मिशन 150, मध्य प्रदेश मिशन 200, राजस्थान मिशन 150, उत्तर छत्तीसगढ़ मिशन 60, ये मिशन ही सुनते आ रहा हूं। लेकिन मिशन के बाद चीजें धराशायी होती है। एक जो चूंकि बहस हम कर रहे हैं, ये सुल्तानपुर रायबरेली से लेकर गोरखपुर तक की सीटों की बहस कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर जमीनी हकीकत पे जाएं तो ज़मीनी हकीकत में रायबरेली अमेठी के आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं फूलपुर की बात कर लेता हूं, जहां 3 दिन पूरा परिवार रुका था और जहां से बार बार ये कहा जाता है कि फूलपुर प्रियंका जी आ जाएं। तो और मुझे भी लगता है कि अगर स्ट्रेटजिकली कोई बड़ा नेता वहां जाएगा तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई बड़ा नेता नहीं है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और कोशिश वही है, चूंकि अभी भी जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो ज्यादातर सवर्ण हैं, इसलिए ये लगता है कि वोट बैंक है। लेकिन आप सोचिए कि जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा उससे भी कम वोट फूलपुर के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलता है। गोरखपुर से लेकर और रायबरेली सुल्तानपुर तक इनके पास पक्के तौर पर प्रत्याशी नहीं है। अभी तक ये ऐसा कोई भी बड़ा कार्यक्रम, इस पूरे इलाके की मैं बात कर रहा हूं, ये छिटपुट जाके राहुल जी का दौरा कर लेना, प्रियंका जी का घूम आना और रोड शो करना अलग बात है, कोई भी बड़ा संगठन का कार्यक्रम
अगर अखिलेश जी बता सके तो मुझे लगेगा कि कांग्रेस उस तरह से लड़ती है। दोनों के दावों की बात अलग है। देखिए, फूलपुर के बाद आपसे पूछ रहा हूं, फूलपुर के बाद दो बड़ी बात हो चुकी है। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है जिसने राहुल गांधी का स्टेचर बढ़ाया है, और दूसरा प्रियंका गांधी की एंट्री। तो क्या इसके बावजूद आप तुलना करेंगे आज के हालात की और फूलपुर चुनाव के हालात की? निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार बेहतर हुई है, लेकिन मुश्किल क्या है कि देश में बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी भी न उनके पास नेता है, यहां तक कि उनको लीडरशिप नहीं मिलती। आप सोचिए, गुलाम नबी आजाद को अंतिम समय में उठा के हरियाणा भेजना पड़ गया, जबकि वही गुलाम नबी आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम 80 की 80 सीटें लड़ेंगे। क्या वजह बन गई कि गुलाम नबी आजाद रहते, प्रियंका जी अपने तरह से आती और वो बने रहते? इसका मतलब अखिलेश प्रताप सिंह जी इतनी बड़ी मास लीडर हैं, प्रियंका जी की कार्यकर्ता ना भी हो तो भी जनता वोट देगी। देखिए, मैं पहले हर्षवर्धन जी से क्षमा मांगते हुए कुछ कहना चाहता हूं। बड़े गौर से अभी मैं देख रहा था कि तो मैंने देखा कि मैंने कुछ और समझ गया था, लेकिन एक्सपर्ट पत्रकार हैं। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे कुछ गलतफहमी थी कि ये किसी पार्टी से रिलेटेड है, लेकिन अभी मैंने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं तो फिर आप अशोक जी को कांग्रेसी भी कहिए। कोई बात नहीं। हमारे पास अगर आप दिल्ली में बैठ करके हमारे आंदोलनों को देखेंगे तो नहीं दिखेगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कार्यक्रम किए, आंदोलन किए हैं और अभी भी प्रदेश में कर रहे हैं। और आप जो कहते हैं कि प्रियंका गांधी का इतना औरा है कि नहीं है कि वो ऑटो में तब्दील कर सकें, इसके पहले अभी इन्होंने ही बोला था कि अमेठी रायबरेली में क्यों बड़ी मुश्किल से जीतते हैं या जीते हैं, याद नहीं होगा। अटल जी भी आकर के कैंप किए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आके कैंप किए थे। हिंदुस्तान का हर बड़ा नेता वहां अपना आजमाइश कर चुका है। रायबरेली में भी अटल जी आके नेहरू जी के लिए कैंप किए थे और सबको परिणाम सबके सामने है। चूंकि ये बहस पूरे देश पे है, इसलिए मैं अमेठी रायबरेली से बाहर जाना चाहता हूं। बात यह है कि आज मोदी जी को लोग वोट क्यों देंगे? कोई एक कारण तो बताए, क्यों देगा कोई? जो व्यक्ति स्व के लिए राजनीति करता हो, स्वयं के लिए राजनीति करता हो, सिर्फ चुनाव कैसे जीतना है, कैसे अपने आप को ताकतवर बनाना है, इसके लिए राजनीति करता है, वो व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता है कि देश को ताकतवर कैसे बनाना है, देशवासियों को कैसे ताकतवर बनाना है, वो नहीं सोचता है। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सेवा भाव के लिए राजनीति करते हैं। हम समझौते नहीं करते। हम चुनाव हारते हैं तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होती है। हम चाहते हैं, ये हमारी प्राथमिकता होती है, हमारा चिंतन होता है, हमारी सोच होती है, हमारी अगर लोग अगर मोदी को वोट नहीं देंगे तो आपको लगता है कि वो महागठबंधन को भी नहीं देंगे, वो केवल राहुल गांधी प्रियंका गांधी को वोट देंगे? स्व और सेवा भाव, इसकी लड़ाई है। मतलब लोग मोदी को नहीं देंगे तो इस सपा बसपा को भी नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी को ही देंगे वोट। देखिए, नेशनल लेवल का ये चुनाव है। सपा बसपा मेरे मित्र हैं, जो हमसे बचेगा ये सब इनके होंगे। बीजेपी का एक भी नहीं होगा, एक भी सीट नहीं होगी। लेकिन नेशनल लेवल के चुनाव में पार्टी और नेतृत्व और नेता ये ज्यादा पूरे देश में बड़ी दरिया दिली दिखाई अखिलेश जी। अच्छा, सुनील जी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, पहले भी बोलना चाह रहे थे, उन्होंने कहा आपसे डबल सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 0 सीटें पाएगी। मेरा गणित बड़ा मुश्किल सा हो गया है। सुनील जी, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि नेशनल ये चुनाव है। हम लोगों को याद है नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, यहां से 36 और बाई इलेक्शन में बिलोंग करके 39 सीटें समाजवादी पार्टी अकेले जीती थी। उस समय भी लोकसभा का चुनाव नेशनल चुनाव ही था। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग भी 2 वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हैं, वो लोग जानते हैं कि यहां की राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक ढांचा क्या है, वो लोग समझ रहे हैं। मैं अखिलेश जी की इस बात से सहमत हूं कि वो बीजेपी से 2 गुना सीट जीतेंगे। बीजेपी 0 जीतेगी तो कांग्रेस आप समझ लीजिए कितनी जीतेगी। गठबंधन 70 के ऊपर चुनाव जीतेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग भी सामाजिक ढांचा समझते हैं, हम तो कह रहे हैं आप मिला लीजिए 2014 जी की जैसी लहर अगर मोदी जी की रहे, जो होनी नहीं है, पूरा देश जान गया कि झूठ बोल के जुमला बोल के आए। अगर हर हर मोदी घर घर मोदी वाली स्थिति हो, तब भी ये हमारा गठबंधन 56+ सीटें जीतेगा। वो स्थिति है नहीं तो आप समझिए कि हमारा गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा। अच्छा। हाँ, ये सच है कि कांग्रेस कुछ चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं कर पा रहे, लखनऊ से राजनाथ सिंह जी हिम्मत नहीं कर पा रहे,
दूसरी जगह अगर खोज रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग सरकार में बैठे हैं, ये लोग बेहतर जान गए, इनकी एलआईयू है, इनकी बाकी एजेंसियां हैं जो बता चुके हैं कि आपकी जमानत नहीं बचने वाली है। चलिए ठीक है, मुझको लगा इसीलिए सलभ जी हैं, ये नहीं बता पाएंगे। मैं लिख रहा था आप लोग जो दावे कर रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा 74 सीट, सपा नेता ने कहा हम 74 सीट जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सपा से दोगुना, तो मैंने कैलकुलेट किया लगभग 50-55 सीट के आसपास कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस 55 जीतेगी, 80 सीटें बीजेपी जीतेगी और गठबंधन ने पहले बोला वो 56 से ज्यादा जीतेगी। अब ये टोटल मिला के मेरा 80 नहीं हो पा रहा है, नहीं, बड़ा गड़बड़ हो गया है मेरा। लेकिन जो आप कह रहे हैं गणित गड़बड़ा गया है, तो सचमुच तीनों पार्टियों का गणित तो गड़बड़ाया हुआ है। तीनों मतलब चारों का, जो सपा बसपा का गठबंधन है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन वो गणित गड़बड़ाने में प्रियंका के आने की जो भूमिका है उसको जरा समझने की जरूरत है। जो सुनील यादव कह रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण जानता है इस पूर्वी उत्तर प्रदेश को, वहां दिक्कत यह है कि सपा बसपा के पास अपने बेस वोट बैंक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक बेस वोट बैंक है। और अखिलेश जी को बुरा लगेगा, फूलपुर मेरी लोकसभा सीट, प्रतापगढ़ मेरा गांव, और लगभग आना जाना वो भी जानते हैं, इसलिए मुस्कुराएंगे थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कितना यूपी जानता हूं, दिल्ली नहीं बैठता हूं। उस इलाके में कांग्रेस को अपने वोट बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। प्रियंका के चेहरे पे शायद वो बचा पाए, और सबसे बड़ी जो मुश्किल होने वाली है कि जो अभी तक दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और सपा बसपा गठजोड़ में लड़ाई होगी, तो भाजपा को मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से गायब हो जाएगी, 2 सीटों पर लड़ेगी, कहीं छोटा छोटा रहेगी, तो वोट कहीं नहीं जाने वाला है, वो मुश्किल बढ़ने वाली है। और कांग्रेस और सपा बसपा में भले फ्रेंडली मैच हो, जनता को इतना कुछ, प्रियंका के आने से कांग्रेस का अपना वोट कंसोलिडेट हो जाएगा और ये फेवर करेगा बीजेपी को। चलिए ठीक, एक शलभ। लेकिन आज एक पूर्व केंद्रीय मंत्री है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, अभी कुछ दिनों पहले और किसी और वजह से वो विवाद में थे, कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि प्रियंका आ गई है, अब मोदी मुक्त काशी और योगी मुक्त गोरखपुर करेंगी। देखिए, बहुत से जो सियासी पंडित है वो इसी तरह का आकलन 2014 में भी सौरभ जी लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटों से ज़्यादा कैसे मिलेंगी। लगातार ये कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मिलेंगी, और तमाम जो पॉलिटिकल जो जानकार हैं, जो तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं, वो तमाम तरह के दावे कर रहे थे। हम तो कहते हैं आइए ना मैदान में। अभी सुनील साजन बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन आप ये सोचिए, एक तरफ ये कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, एक तरफ ये कहते हैं कि मोदी जी की लहर नहीं है, तो 39 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी आज 38 सीटों पर समझौता क्यों कर रही है? अगर मोदी जी की लहर नहीं है, मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, तो आपने 39 सीटें जीती थी, आज आप 38 सीटों पर झुककर समझौता करने को मजबूर है। आप अपनी हालत समझ लीजिए, और देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि आप मौका परस्ती का गठबंधन करते हैं। इसका जवाब बिहार का आपका गठबंधन है, करते हैं। इसका जवाब सलभ जी, मायावती जी, इसका जवाब बिहार का आपका गठबंधन है। इस गठबंधन का जवाब देगी, बिहार में आपने कितनी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। वही वो जवाब आपको मिल जाएगा जब इस सवाल का जवाब आपको बिहार में मिल जाएगा, जहां आपने ज्यादा सीटें, आपको भी जवाब मिल जाएगा। सुनो तो सही, ज्योतिरादित्य जी की तकलीफ नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी के लोगों को तकलीफ होगी। अगर आप ज्योतिरादित्य, सुन तो लीजिए, जितनी ज्यादा सीटें आपने बिहार में पिछली बार जीती थी लोकसभा में, आज 17 पे आप लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका अलायंस है, ऐसा इनका अलायंस है। जो सवाल आपने इनको पूछा, यही सवाल उन्होंने बिहार पे आपको पूछेगा, तो जवाब वही होगा। जितनी जीते थे उससे कम पे तो लड़ रहे हैं बिहार में इस वक्त। चलिए आखिरी एक मिनट, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी की दम पर सरकार रही है। आज ये मजबूर है 39 सीटें जीतने वाली। शलभ जी बात आ गई आपकी, प्लीज। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सौरभ जी, मोदी जी इतने बड़े सूरमा हैं, अकेले क्यों नहीं लड़ लेते? इतना उनका जलजला है, 42 बैसाखी क्यों लिए हैं? कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए समर्थन किसी का, कई अलायंस मुझे नहीं है, मैं पूरे देश का भूपत हूं, अकेले लड़ूंगा, जनता मेरे साथ है। जब इतना है, सब लोग बता रहे हैं मोदी जी के लोग कि मोदी जी के साथ इतना बड़ा जनाधार है, ऐलान करिए इसी मंच से, आज ही कर दीजिए कि नहीं बीजेपी किसी से अलायंस नहीं करेगी, पूरे देश में अकेले बीजेपी लड़ेगी। बोल दीजिए,
अगर इतना बड़ा जनाधार है, चलिए ठीक है, शिवसेना की गालियां खा के भी आप समय शिवसेना बिल्कुल का साथ खत्म हो दे गया। रहे हैं। समय बिल्कुल देखिए, अभी तो चर्चाएं ये चल रही है कि राहुल जी भी 117 सीट पर लड़ेंगे और मोदी जी भी 117 सीट पर लड़ेंगे। पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, इसलिए थोड़ा वक्त अभी और बाकी है। चुनाव का ऐलान हो जाए तो पता चलेगा हमको जितना आत्मविश्वास अभी आप लोग दिखा रहे हैं अपने नेताओं के लिए, उनके अंदर खुद कितना आत्मविश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया शलभ मणि त्रिपाठी, अखिलेश प्रताप सिंह, सुनील साजन, अशोक वानखेड़े और हर्षवर्धन त्रिपाठी आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए।